और रांची से मुंबई तक करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने लालू प्रसाद और उनके करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर रेड डाली। लैंड फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पटना से दिल्ली और रांची से मुंबई तक करीब 25 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की। लालू प्रसाद की बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे तो गुरुग्राम में नवदीप सरदाना और गाजियाबाद में लालू प्रसाद के समधी जितेंद्र यादव के यहाँ भी छापेमारी हुई। यहीं पर सपा नेता जितेंद्र यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि लालू यादव के समधी हैं। सन 2012 में इन्होंने अपने बेटे राहुल की शादी लालू यादव की बेटी से की थी। दिल्ली के बेहद पॉश इलाका माने जाने वाले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी ईडी की टीम ने दस्तक दी। यहाँ पर देख सकते हैं हाउस नंबर 1088 ये आवास है, जहाँ पर इस वक्त में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें से एक लोकेशन ये भी है। लालू फैमिली और उनके करीबियों के खिलाफ हुई ईडी की छापेमारी में सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के ठिकानों पर हुई रेड की हो रही है। फुलवारी शरीफ स्थित अबू दोजाना के घर और एसपी वर्मा रोड स्थित उनके दफ्तर को ईडी के अधिकारियों ने खंगाला। अबू दोजाना के घर से आई इस तस्वीर को देखिए। ईडी की टीम ने अबू दोजाना को साथ में खड़ा कर सीवेज की तलाशी ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हथौड़े की मदद से ढक्कन हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर सीलिंग को भी तोड़कर तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान अबू दोजाना ने छत पर आकर मीडिया से बात करनी चाहिए, लेकिन ईडी के अधिकारी ने उन्हें हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। क्या है छापेमारी? क्या मामला है? सुनने क्या जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। दोजाना का कहना है कि उन्हें पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है और इसमें बीजेपी का हाथ है। अबू दोजाना क्यों ईडी के लिए इतने खास हैं, तो वो भी समझ लीजिए। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना लालू फैमिली के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्टी के बड़े फाइनेंसर भी माने जाते हैं। लालू फैमिली के दूसरे कारोबार में भी शामिल होने की बात सामने आती रही है। बताया जाता है कि सगुना मोड़ पर बनाए जा रहे बड़े मॉल का काम यही देख रहे थे। रेल टेंडर घोटाले से मिली जमीन पर मॉल बनाने का इन पर आरोप है। ईडी की इस सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद लालू परिवार की परेशानी कितनी बढ़ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू परिवार पर ईडी के प्रहार के मायने को जरा समझिएगा। यह मामला नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है, जिसे अंग्रेजी में लैंड फॉर जॉब कहा जाता है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां मिली। और जो ये मामला है वो 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर के कुल 7 मामले हैं और 5 मामलों में सर्किल रेट से कम दाम पर जमीनें बेच दी गई। 2 मामलों में जमीन को बतौर उपहार दिया गया। 3 जमीनें ऐसी हैं, राबड़ी देवी एक मीसा भारती के नाम पर है। 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच हुई। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। 15 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है और अब तक की पूछताछ में काफी जानकारियां हाथ लगी हैं। कहा यह जा रहा है कि उसी के आधार पर यह छापेमारियां की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और करीबियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी जो खेमा है वो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी की इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत को लहका दिया है। देश भर में लालू प्रसाद के परिवार और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर ईडी की दबिश के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि अगस्त 2022 की टीस बीजेपी को बिस्बिसा कर लग रही है। अब किसी साहब को सेवा विस्तार चाहिए, वो रिटायर होने वाले, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं
इन्हीं छापों के माध्यम से बिहार की सरकार को गिरा के दे दूंगा आपके हाथ में। तो वो टीस जो है ना अगस्त 2022 वाली, वो बिसबिसा के लग रही है। जबकि जेडीयू, जाप और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि विपक्ष को डराने के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है। लिहाजा एक भी कार्रवाई किसी भाजपा शासित राज्य के किसी भी अधिकारी खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं की गई। जो सृजन घोटाले से लेकर के इतना घोटाला है, उसमें आप लोगों से और किसी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और सीबीआई बिहार के कई घोटाले हुए हैं, इंडिया में कई घोटाले हुए हैं, उसमें क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई 2024 के चुनाव में, और जो विपक्ष में है तो उनके यहाँ तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तो चल रहा है उनका, और जो उनका साथ देते हैं उनको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी क्या क्या दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए जा रहे सवाल का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? हाल में जब सीबीआई ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से पूछताछ की, तब भी बिहार के सियासी हलके में हलचल मच गई थी, और अब ईडी ने लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की तो उसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विपक्ष ईडी की छापेमारी पर हाय तौबा मचा रहा है। आप सुशील कुमार मोदी के आरोपों के जरिए छापेमारी के मायने को समझिए। लालू प्रसाद चारा घोटाला में सजा याफ्ता है और सुशील मोदी लालू पर संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाते रहे। लालू के खिलाफ आरोपों के सबूत सुशील मोदी ने दिए। अगर सुशील मोदी के आरोपों को सही मान लिया जाए तो 30 फ्लैट हैं और करीब 6 मकानों के मालिक हैं लालू प्रसाद। IRCTC घोटाले का भी उनके ऊपर आरोप है और नौकरी के बदले जमीन लेने का भी। और ऐसे में जांच एजेंसियां जो अपने काम कर रही हैं, आरोपों की जांच कर रही हैं, लेकिन जब जांच के लिए छापेमारी होती है तो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो ही जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, लेकिन इस पत्र पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिग्नेचर नहीं किया। इसको लेकर सियासी अटकलें तेज हैं। शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। उसके अगले ही दिन इसी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से सीबीआई ने 6 घंटे तक पूछताछ की। फिर 9 मार्च को तिहाड़ जेल में रहते हुए मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और 10 मार्च यानी शुक्रवार को लालू परिवार और उनके नजदीकियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई देश भर में जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई से विपक्षी पार्टियों में हड़कंप है। विपक्षी दलों ने इन कार्रवाइयों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में इन कार्रवाइयों को विपक्ष को दमन करने और विपक्ष को तोड़ने की बीजेपी की कवायद करार दिया गया है। पत्र पर सियासी दलों के 9 नेताओं ने हस्ताक्षर किया है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, बीआरएस के चंद्रशेखर राव, आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के हस्ताक्षर हैं। लेकिन इस पत्र में ना तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर है और ना ही जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार का। हालांकि पत्र में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हस्ताक्षर है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष की चिट्ठी में नीतीश का नाम क्यों नहीं है। क्यों उन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिन 9 लोगों ने पत्र पर हस्ताक्षर किया है उसमें से अधिकांश वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों में जो आरोपी हैं। लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार सेंट्रल जांच एजेंसियों पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। इसके बाद भी
पीएम मोदी को लिखे पत्र पर उन्होंने साइन क्यों नहीं किया, इसको लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई है। अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, यानी वो एनडीए के साथ नहीं आ सकते, इसलिए लाख वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो एनडीए में अब नहीं आ पाएंगे। पीएम को लिखे पत्र में नीतीश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हस्ताक्षर किया है, लेकिन नीतीश कुमार के हस्ताक्षर क्यों नहीं है? क्या नीतीश अपनी क्लीन इमेज को बचाए रखना चाहते हैं या उनके मन में कुछ और चल रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लेटर पर नीतीश के सिग्नेचर ना होने के मायने को जरा समझिएगा। सीएम नीतीश की क्लीन इमेज, वो अपनी इमेज पर दाग लगाना नहीं चाहते। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर गंभीर आरोप नहीं है और तभी तो जेडीयू का कोई भी बड़ा नेता सेंट्रल एजेंसी के रडार पर नहीं है। ना बचाते हैं न फंसाते हैं, और ये बात नीतीश हमेशा कहते रहते हैं। जिन नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी है उन सभी का मामला कोर्ट में है और यही वजह है कि नीतीश नहीं चाहते हैं कि मामले में दखल देकर किरकिरी करवाई जाए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार, और राज्य सरकार की एजेंसियां भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करती है, और ऐसे में नीतीश केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? यह भी हो सकता है कि महत्वाकांक्षी विपक्ष से दूरी बना रहे हों, क्योंकि जिन लोगों ने लेटर लिखा है उनमें कई खुद को पीएम पद का प्रत्याशी मानते हैं। नीतीश को बीजेपी से संबंध बिगड़ने का डर भी होगा, और तो ये कि नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, और इसके जरिए आरजेडी नेताओं को जवाब जो तेजस्वी को सीएम बनाने का राग अलापते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद में 5 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए महागठबंधन ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 3 सीट पर जेडीयू, 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर सीपीआई के प्रत्याशी मैदान में होंगे। इकतीस मार्च को बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव है। 4 सीटें शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं, तो 1 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। महागठबंधन ने इन 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 3 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर सीपीआई के प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। सारण स्नातक क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव श्याम सिंह और कोसी निर्वाचन क्षेत्र से संजीव सिंह जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व एमएलसी केदार पांडे के निधन के बाद खाली हुई सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर हो रहे उपचुनाव में दिवंगत केदार पांडे के बेटे पुष्कर आनंद को सीपीआई का उम्मीदवार बनाया गया है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित जदयू उम्मीदवार श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, वीरेंद्र, और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार श्री पुनीत कुमार सिंह जी। जेडीयू ने अपने सभी पुराने उम्मीदवारों को ही फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पर भरोसा जताया है। बता दें कि जगदानंद सिंह के 4 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे दिवाकर सिंह विधान परिषद में नौकरी करते हैं, दूसरे बेटे सुधाकर सिंह आरजेडी से एमएलए हैं, तीसरे बेटे पुनीत सिंह को आरजेडी ने एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है और चौथा और सबसे छोटा बेटा अजित सिंह जेडीयू में है। आरजेडी से विधायक सुधाकर सिंह ने सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया, जिसकी वजह से उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। आरजेडी ने उन्हें नोटिस दिया, फिर भी सुधाकर सिंह का नीतीश पर हमला जारी है। बावजूद इसके आरजेडी नेतृत्व का जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे पर भरोसा जताना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव है। 4 सीटें शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और सीट बंटवारे में महागठबंधन ने मनमुटाव से बचने की कोशिश की। जिसके पास जो सीटें रही हैं उसी दल का उम्मीदवार उतारा गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट क्यों दिया।
दरअसल जगदानंद सिंह के एक बेटे सुधाकर सिंह सीएम नीतीश पर हमला करते रहे। आरजेडी ने सुधाकर को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसका दबाव वो दे चुके हैं और अपनी गलती भी नहीं स्वीकार उन्होंने की। संभव है कि नीतीश कुमार के दबाव में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर आरजेडी कार्रवाई करे और ऐसे में जगदानंद सिंह की नाराजगी को खत्म करने के लिए उनके दूसरे बेटे को आरजेडी ने विधान परिषद का टिकट दे दिया है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून का अध्ययन करने पटना पहुंची छत्तीसगढ़ की टीम के साथ सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है। बिहार में भले ही हर रोज यहां वहां जहां तहां शराब की खेप पकड़ी जाती हो, भले ही विपक्ष शराबबंदी पर सवाल खड़े करता हो, भले ही विपक्ष शराबबंदी को फेल बताता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ से नेताओं और अधिकारियों की एक टीम शराबबंदी कानून को समझने के लिए बिहार आई है। मुख्यमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ से आई हुई एक टीम ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी जानकारी दी कि बिहार में शराबबंदी कैसे लागू किया गया, उसका क्या क्या फायदा जनता को मिल रहा है, तमाम बात की जानकारी दी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो टीम आई थी उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगभग 16-17 सदस्यीय टीम पहुंची थी, जिसमें राजनेता से लेकर अधिकारी की टीम भी मौजूद थी। छत्तीसगढ़ से आई इस टीम ने गुरुवार को कई जिलों का दौरा कर शराबबंदी की हकीकत जानी और फिर शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार के साथ इनकी बैठक हुई। ठीक एक साल पहले राजस्थान से बिहार आई एक टीम ने भी शराबबंदी से सीख लेने की कोशिश की थी। बिहार में शराबबंदी कानून के सफल क्रियान्वयन का अध्ययन भी किया गया था, लेकिन उसका क्या हुआ अब तक पता नहीं चला। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की गई और शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के बहुत करीब है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने तमाम जतन किए, हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक का इस्तेमाल कर लिया। हालांकि अब भी हर रोज कहीं ना कहीं शराब पकड़ी जाती है। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार ने सर्वे कराया। नीतीश सरकार की सर्वे रिपोर्ट में दावा हुआ कि बिहार में 96% लोगों ने शराब छोड़ दी। शराबबंदी के पक्ष में